डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर A.N. अग्रवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर से आज ये M.Com ABST फाइनल की क्लास ले रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को ऑपरेशनल रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक जो अपना सब्जेक्ट है M.Com फाइनल में, इसमें एक चैप्टर है क्यूइंग थ्योरी, कतार सिद्धांत। ये मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। देखिए, कतार सिद्धांत या क्यू थ्योरी जो है, क्यू, देखिए आपने एक बात सुनी होगी कि डिले इज़ द एनिमी ऑफ एफिशिएंसी, डिले इज़ द एनिमी ऑफ एफिशिएंसी एंड वेटिंग इज़ द एनिमी ऑफ यूटिलाइजेशन एंड टाइम। हिंदी में इसको कहेंगे कि विलंब दक्षता का शत्रु और प्रतीक्षा उपयोगिता एवं समय के शत्रु हैं। देखिए, आपने बहुत बार ये फेस किया होगा कि आप किसी कतार में खड़े हैं, किसी क्यू में खड़े हैं और आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है अपनी सर्विस प्राप्त करने के लिए। कॉलेज में फ़ीस जमा करानी हो, बिजली का बिल जमा कराना हो, पानी का बिल जमा कराना हो, आपको अपने व्हीकल की रिपेयरिंग करानी हो, रेलवे बुकिंग पर आपने टिकट बुक कराना हो, या आपको अपना कोई लेटर टाइप कराना हो, बायोडाटा टाइप कराना हो, तो इन सब के लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। सर्विस प्रोवाइडर कहेगा कि साहब वेट करो, कभी कभी तो काफ़ी टाइम आपको डिवोट करना पड़ता है। तो देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो दो वर्ड इसमें अपन को ख़ास तौर से यूज़ करेंगे, ये है आगत दर यानी अराइवल रेट। जिस गति से ग्राहक सेवा लेने आता है उसको हम अराइवल रेट कहते हैं, और जिस गति से, जिस स्पीड से सर्विस प्रोवाइडर अपनी सेवाएं देता है उसको हम सर्विस रेट, सेवा दर कहते हैं। तो इन दोनों दरों में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यकता है। जब इनमें असंतुलन हो जाता है तो लाइन बहुत लंबी लगती है या बहुत लाइन में खड़े लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो प्रबंधक का हमेशा ये उद्देश्य होता है कि प्रतीक्षा लागत और सेवा लागत दोनों को कम से कम किया जाए और साथ में उनमें संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। ये उनका उद्देश्य होता है। थ्योरेटिकल, आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय सभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ना ज़रूरी है। इससे चैप्टर की जो है आपको डेप्थ समझ में आ जाती है और क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल हम करते हैं उसका भी आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी हैं। मैंने आपको ये जो नोट्स हैं ये PDF के माध्यम से भी अलग से दूंगा, तुम्हारी बुक में भी मिल जाएंगे आपको। तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़े हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यदि आपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ लिया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यदि आप अटैम्प्ट करते हैं, तो जो थ्योरी आपको जनरल वाली पढ़ते हैं वो ज़्यादा याद रहती है एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल। तो आप जो ये जैसे अभिप्राय इसमें लिखा है, मैंने आपको बताया भी है, इसको एक दो बार पढ़ें तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, अपन इसको क्यों थ्योरी के यानी कतार सिद्धांत के ऑब्जेक्टिव्स को यदि हम पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो 3 पॉइंट इसमें बनाए हुए हैं। प्रतीक्षा समय लागत को न्यूनतम करना, जैसा कि मैंने बताया कि सर्विस प्रोवाइडर की ये कोशिश रहती है प्रतीक्षा समय को न्यूनतम किया जाए। देखिए, उसके न्यूनतम करने के पीछे 2 उद्देश्य हैं। एक तो ये है कि अपना जो सर्विस प्रोवाइडर की जो जगह है वहाँ भीड़ भाड़ नहीं होगी और वहाँ किसी तरह की और दूसरी गलत चीज़ें नहीं होंगी। ज़्यादा भीड़ भाड़ होने से झगड़े फसाद होने का भी लफड़ा होता है और कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं। उनके वहाँ की छाया की व्यवस्था करनी पड़ती है, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है उनके लिए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए दूसरा, जो व्यक्ति आता है वेट करता है, वो इरिटेशन भी उसको पैदा नहीं हो कि ज़्यादा इरिटेट होगा तो वो अगली बार आएगा नहीं, कम से कम सर्विस लेने की कोशिश करेगा या वो फिर ऑनलाइन सर्विस प्राप्त करेगा
वहाँ नहीं वहीं वहाँ खड़ा हो। जैसे आपने मान लो किसी बाज़ार में गए, बिग बाज़ार में शॉपिंग मॉल में आपने देखा चीज़ें पसंद कर ली और आपको पेमेंट ले के लिए क्यू में खड़ा होना पड़ता है, उसके लिए बिल बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो फिर छोटे मोटे सामान के लिए तो वो आएगा ही नहीं और वो उसको अवॉइड करेगा या वहाँ जाने की कोशिश करेगा जहाँ उसको कम समय लगे। तो इस तरह की चीज़ें दोनों तो समय तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, सेवा प्रदाता है, उसका उद्देश्य प्रतीक्षा समय को भी कम से कम करना होता है, कम करना होता है। इस तरह सेवा समय लागत को न्यूनतम करना। और यदि मान लीजिए सेवा प्रोवाइडर का व्यक्ति जो आइडल बैठा रहता है, उसके पास ग्राहक नहीं है और वेट करना पड़ता है उसको, या ग्राहक लाइन बहुत बड़ी नहीं है तो वो धीरे धीरे काम करता है, तो उससे भी उसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो सेवा प्रदायक जो है यानी सर्विस प्रोवाइडर है, उसका उद्देश्य सेवा समय को भी की लागत को भी कम से कम करना होता है। साथ ही अब दोनों में संतुलन भी बनाना ज़रूरी है कि भाई यानी प्रतीक्षा समय भी कम से कम लगे और जो सर्विस देने वाला व्यक्ति है वो भी आइडल नहीं बैठा रहे। दोनों में आइडियल पोजीशन यानी बनानी, ऑप्टिमल बैलेंस बना के चलना चाहिए। ये 3 उद्देश्य हैं क्यू थ्योरी के ख़ास तौर से। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएंगे क्यू थ्योरी है क्या, पर्पज़ क्या है इसका। तो यदि अपन ये उद्देश्य नहीं पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे या उसका जो इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे, तो अपन को चैप्टर समझ में नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट अपन देखिए क्यू थ्योरी में यानी कि कतार सिद्धांत के अंतर्गत जो टेक्निकल वर्ड्स अपन यूज़ करेंगे, जिनका बहुत यूज है, उसके बिना हम आगे फॉर्मूले या क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है ग्राहक, कस्टमर, यानी जो भी सेवा प्राप्त करने व्यक्ति आता है उसको हम ग्राहक कहते हैं। जैसे अपन को अपनी कार ठीक करानी जानी है तो ग्राहक, तो गैराज वाले के लिए हम ग्राहक हो गए, कस्टमर हो गए, है ना। बिल जमा कराने जाना है, विंडो पर खड़े हैं तो बिल जमा कराने वाला व्यक्ति ग्राहक हो गया। या कॉलेज की फ़ीस जमा करानी है, उसमें विंडो में खड़े हो गए तो जो फ़ीस जमा कराने वाला लाइन में खड़ा हुआ है वह कस्टमर हो गया। या रेलवे स्टेशन पर हमको टिकट बुकिंग करानी है तो लाइन में खड़े हो रहे हैं तो वो भी वो भी इस सिस्टम के में जो आने वाला जो व्यक्ति है उसको हम क्या कहेंगे, ग्राहक, कस्टमर। सर्विस स्टेशन, जहाँ सर्विस प्रदान की जा रही है, सेवा केंद्र, सेवा केंद्र जहाँ की सर्विस दी जा रही है, यानी गाड़ी रिपेयर हो रही है तो गैराज है, कॉलेज में फ़ीस जमा करानी है तो कॉलेज सर्विस सेंटर हो गया, रेलवे स्टेशन में हम टिकट बुक कराने जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन बुकिंग स्टेशन जो भी है वो उसका सर्विस स्टेशन हो गया। तो इसको हम सेवा केंद्र कहते हैं जहाँ पर सर्विसेज या सुविधाएं दी जा रही है। तीसरा है प्रतीक्षा समय, वेटिंग टाइम। किसी व्यक्ति को अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए, अपनी बारी आने तक लाइन में कितनी देर खड़ा करना रहना पड़ेगा, उसको वेटिंग टाइम कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए मेरे को टिकट बुक करानी है तो टिकट बुक कराने पर मेरा जो नंबर आएगा, यानी टिकट बनाने में जो टाइम मिलेगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी क्यू में जितनी देर में खड़े रहूँगा और मेरा नंबर आएगा टिकट बनाने तक, या मेरी गाड़ी को रिपेयर कराने पर जब नंबर आएगा, रिपेयर कराने में 2 घंटे लगेंगे वो अलग बात है, लेकिन रिपेयर कराने तक जितना टाइम वेट करना पड़ता है उसको हम प्रतीक्षा समय कहते हैं। व्यवस्था में ग्राहक द्वारा व्यतीत समय, देखिए व्यवस्था में यानी टाइम स्पेंड बाय द कस्टमर इन द सिस्टम। ये सिस्टम, वेटिंग अलग अलग चीज़ें। देखिए सिस्टम में यदि टाइम उसको वेट करना पड़ रहा है, पूरा सिस्टम में जो टाइम लगाना पड़ रहा है, एक तो वेटिंग में टाइम लगाना पड़ रहा है और दूसरा सर्विस में, तो दोनों समय को यदि हम जोड़ देंगे तो उसको हम कहेंगे टाइम स्पेंड बाय कस्टमर इन सिस्टम, यानी वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम, दोनों को प्लस कर देंगे तो वो वेटिंग टाइम इन द सिस्टम कहलाएगा। फिर एक होता है कतार की लंबाई, क्यू लेंथ। देखिए आप इंग्लिश हिंदी दोनों वर्डों को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन में हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी हो सकती है चीज़ें, इसलिए दोनों चीज़ कतार की लंबाई क्वेश्चन में आपसे क्यू लेंथ भी पूछ सकते हैं, कतार की लंबाई भी। देखिए कतार की लंबाई या क्यू लेंथ का मतलब क्यू में जितने लोग सर्विस लेने के लिए खड़े हुए हैं उसको हम क्यू लेंथ कहते हैं। देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट को दिखाने के लिए, ठीक है, तो एक पेशेंट के साथ 2 लोग दिखाने के लिए आते हैं, तो जो 2 लोग दूसरे हैं उसको हम क्यू लाइन मतलब क्यू लेंथ में नहीं जोड़ेंगे। जिस पेशेंट को दिखाना है उसी को हम क्यू लेंथ में जोड़ेंगे। यानी जो सर्विस प्राप्त करने वाले लोग कितने लाइन में लगे हुए हैं वो सब, उस सब को हम क्या कहते हैं, कतार की लंबाई क्यू लेंथ कहते हैं।
दूसरा, नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, ग्राहकों की संख्या, व्यवस्था में ग्राहकों की संख्या, यानी नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। तो वो उसमें वही चीज़ फिर आ गई, जो लाइन में खड़े हुए हैं और जो सर्विस प्राप्त कर रहे हैं, इन दोनों को मिला करके जो लोग हैं उनको हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, व्यवस्था में ग्राहकों की संख्या। दोबारा सुन लीजिए, नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, यानी जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं और जो लोग सर्विस प्राप्त कर रहे हैं, उन दोनों को यदि प्लस कर देंगे तो वो कहलाएगी नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। बहुत ही डेफिनेटली क्वेश्चन पूछने वाली बात है। क्यू थ्योरी में से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो ये 3 पॉइंट और 2 आगे नीचे बताऊंगा, 5 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कतार छोड़ना, कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा आएगा कतार छोड़ना, ये क्या, रीनेजिंग वर्ड आएगा, इंग्लिश में लिख देंगे या हिंदी में लिख देंगे रीनेजिंग, क्योंकि कतार छोड़ना यदि क्वेश्चन में एग्जाम में आ गया तो सभी लिख देंगे उसके बारे में, कोई लिख देंगे, लेकिन आपको वर्ड क्या रखना है, रीनेजिंग याद रखना है, RENEGING, रीनेजिंग। हो सकता है हिंदी में लिख दे रीनेजिंग या इंग्लिश में लिख दे हिंदी का जो क्वेश्चन होगा उसमें भी इंग्लिश में वर्ड लिख देंगे RENEGING से आपका क्या तात्पर्य है, या आपको रीनेजिंग से आपका क्या तात्पर्य है, दोनों में से। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड का ध्यान रखें, हिंदी और इंग्लिश का मतलब रीनेजिंग याद रखना है और स्पेलिंग सही याद रखना है। ये है कि इसका मतलब होता है कि पहले कतार में खड़े हो जाना है ना, परंतु बाद में उसका मन बदल गया और वो कतार छोड़ के चला गया, रीनेजिंग कहते हैं उसको। यानी पहले कतार में लग गया, क्यू में लग गया कस्टमर अपने सर्विस प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको जो भी कारण है, चाहे उसको क्यू लंबी लगी है या उसको कोई काम जल्दी याद आ गया, तो वो अपनी लाइन छोड़ के चल जाएगा, उसको रीनेजिंग कहते हैं। ठीक है। एक दूसरा वर्ड है जोकिंग। जोकिंग का मतलब होता है, देखिए फिर मैं बताऊँ, इसमें हिंदी में लिखा कतार बदलना, लेकिन आपके एग्जाम में कभी नहीं लिखाएगा कतार बदलना, कतार छोड़ना एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन। आपसे पूछेंगे जोकिंग किसे कहते हैं, RKJOCKIN, जोकिंग किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय जोकिंग, ये लिखा आएगा, इंग्लिश में लिख देंगे, हिंदी वाले क्वेश्चन में भी जोकिंग इंग्लिश में लिख देंगे, और फिर आपसे इससे आपको क्या तात्पर्य है। तो देखिए, जोकिंग का मतलब हुआ कि पहले वो एक लाइन में लगा, लेकिन उसको लगा कि भाई दूसरी लाइन ज़्यादा फास्ट चल रही है, तो उसने छोड़कर दूसरी लाइन बदल ली, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट होना, इसको हम कहते हैं जोकिंग। तीसरा होता है एक बाकिंग, एल साइलेंट होता है इसमें, बाकिंग, BALKING। फिर मैं एकदम कतार में खड़े न होना, लिखा हुआ नहीं आएगा क्वेश्चन में आएगा बाकिंग, BALKING। ठीक है। इसका मतलब यह है कि वह सर्विस सेंटर पर आया, उसने कतार की लंबाई को देख करके और उसने लाइन में लगना एक्सेप्ट नहीं किया, भाई आज तो बहुत ज़्यादा भीड़, आज नहीं कल देखेंगे, और वो चला गया, तो उसको हम कहते हैं बाकिंग, है ना। जब ग्राहक सिस्टम में यानी सर्विस सेंटर पर आता है, लेकिन उसको कोई भी कारण से, मोस्ट प्रोबेबली यही मान के चलते हैं कि लाइन लंबी हो, तो उसने सोचा कि इसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो आज वो लाइन में ही नहीं लगता, उससे पहले ही चला जाता है, उसको कहते हैं जॉकिंग। एक होता है प्राथमिकता, ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, इनको टिक मार्क कर रखा मैंने, गुड लिखा हुआ है, आप इनको खास तौर से देखें, बाकी पढ़ना तो जरूरी, बाकी तो ईजी हैं, ये हैं थोड़ा टेक्निकल, जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी तो बहुत ईजी है। फिर एक वर्ड है प्राथमिक, यानी प्रायोरिटी। कभी कभी क्या होता है कि कोई कस्टमर ऐसा होता है, बहुत अर्जेंट होता है, उसको पहले सर्विस दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर के पास गए, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसको लाइन में न लग करके पहले दिखा देना, उसको हम प्रायोरिटी के रूप में लेते हैं। या अपन ये भी कह सकते हैं कि अब एग्जाम्पल इतना मॉडर्न सफिशिएंट है, लेकिन मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसको कोई बड़ा अधिकारी आ गया दिखाने के लिए, या कोई उनका जान पहचान का कोई व्यक्ति आ गया, उसको प्रायोरिटी पर देख लेता है वो, तो उसको हम प्राथमिकता या प्रायोरिटीज़ के रूप में लेते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इनका कोई खास रोल नहीं है, जो प्रैक्टिकल में इनका रोल है मैं सारा बताता रहूँ। जैसे कतार की लंबाई है, मतलब क्यू लेंथ है, नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू है, नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम है, ये टेक्निकल वर्ड अपन को आगे यूज़ करना पड़ेगा। वेटिंग टाइम है, टाइम स्पेंड बाय द कस्टमर इन द सिस्टम, ये सब चीज़ें अपन को यूज़ करनी पड़ेगी आगे। देखिए फिर नेक्स्ट है क्यूइंग सिस्टम। देखिए क्यूइंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूइंग सिस्टम में 4 वर्ड आते हैं, इसमें मैंने लिख दिया, इसमें AWSD, ए का मतलब अराइवल, W का मतलब वेटिंग, S का मतलब सर्विस, और D का मतलब डिपार्चर। यानी कोई व्यक्ति सबसे पहले आता है, अराइव करता है,
सर्विस सेंटर सेवा केंद्र पर, फिर वो अपने क्यू में वेट करता है, फिर वह सर्विस प्राप्त करता है और फिर उसके बाद में वहाँ से प्रस्थान करता है। इसको अपन कहते हैं कतार अथवा प्रतीक्षा व्यवस्था, क्यूइंग सिस्टम। ठीक है, A फॉर अराइवल, W फॉर वेटिंग, S फॉर सर्विस और D फॉर डिपार्चर। तो ये 4 वर्ड्स ASAWSD इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगमन दर, अराइवल रेट। देखिए अराइवल रेट जिस गति से ग्राहक, कस्टमर सेवा केंद्र पर सेवा प्राप्त करने आता है उसको हम अराइवल रेट कहते हैं, और इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, उल्टा वाई। देखिए ये मैंने हाथ से भी बनाया है और इसमें अंदर भी बना रखा है, उल्टा वाई लेमडा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लेमडा, उल्टा वाई, रिवर्स, यानी वाई को यदि उल्टा बना दिया जाए तो वो चीज़ उस में इसको कहते हैं लेमडा। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में लेमडा और म्यू पर ही पूरे सारे बेस्ड है, सारे फॉर्मूले जो हैं लेमडा और म्यू से ही बेस्ड हैं, तो इनका बहुत रूप से ध्यान रखना है। सेवा दर, सर्विस रेट। सर्विस रेट जिस रेट से, जैसे मान लो प्रति घंटा दो ग्राहक को सर्विस प्रदान करता है, एक प्रति आवर 4 ग्राहक को सर्विस देता है, तो एवरेज होती है जी, कोई जरूरी नहीं सबको सेम समय लगे, एवरेज समय की बात करते हैं अपने यहाँ। तो सर्विस रेट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू देखिए किस तरह से बना रखा है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरह से म्यू है, मैंने हाथ से भी बनाया है, और ये आप यहाँ भी देखिए म्यू कहते हैं इसको। लेमडा और म्यू 2 इंपॉर्टेंट। देखिए 2 रेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, अराइवल रेट और सर्विस रेट। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि अराइवल रेट विल ऑलवेज लेस देन सर्विस रेट। यदि अराइवल रेट सर्विस रेट से ज़्यादा होगी तो उस सिस्टम में कभी भी क्यू ख़त्म नहीं होगी, ये ध्यान रखने का। तो ये बहुत, आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, अराइवल रेट विल ऑलवेज लेस देन सर्विस रेट, यानी जो आगमन दर है वो सेवा दर से हमेशा कम होगी, यानी सेवा दर हमेशा ज़्यादा होगी और आगमन दर कम होगी। अब आप ये देखें कि जैसे मान लीजिए अपन को क्वेश्चन में कहा जाए कि अराइवल रेट तो 4 कस्टमर पर आवर है और सर्विस रेट 6 कस्टमर पर आवर है, तो ये होनी चाहिए। अब वो मतलब रेट कई बार उल्टी दे देते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप किस तरह से ध्यान रखेंगे, है ना। ये चीज़ कई बार क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज आपको कहा जाए 1/4 ग्रेटर है या 1/5, तो आप कहोगे 1/4 ग्रेटर है, यानी कि 1/5। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, इसमें इस तरह की टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल या मैथमेटिकल चीज़ें आ जाती हैं। आपसे पूछा जाए कि 1/4 ज़्यादा है या 1/5, तो क्या कहोगे आप? 1/4 ज़्यादा है, क्योंकि 1/4 की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1/5 से। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए एक जो कतार सिद्धांत है ना, एक कतार सिद्धांत की मान्यता है, एजम्पशंस ऑफ सिंगल चैनल क्यू। तो देखिए अपने सिंगल चैनल क्यू थ्योरी ही के ही टॉपिक को कंसीडर करते हैं, तो ये भी आपसे पूछता है क्यू थ्योरी की क्या क्या मान्यताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजिली याद भी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यह है आगम दर व सेवा दर, यानी अराइवल रेट और सर्विस रेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इज बेस्ड ऑन, अपने कहेंगे, यानी अराइवल रेट एंड सर्विस रेट आर बेस्ड ऑन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले साल स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो इसका जो दोनों रेट हैं, ये दीज आर बेस्ड ऑन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर है, याद रखना है। जिन जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें मैंने अंडरलाइन कर दिया है, गुड लिख दिया है। सेकेंडली अराइवल रेट और सर्विस रेट, यानी आगमन दर और सेवा दर का अनुमान चरघातांकी एक्सपोनेंशियल बंटन पर आधारित है। इनकी जो रेट का अनुमान है वो है चरघातांकी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश में याद रख सकते हैं तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखें, और हिंदी में करना है तो चरघातांकी बंटन कहते हैं इसको, है ना। यानी इनकी जो रेट का अनुमान है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन या चरघातांकी, ये 2 वर्ड टेक्निकल यदि याद करके समझ लीजिए आप फुल मार्क्स लेंगे। यदि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ये दोनों वर्ड बहुत ज़रूरी है। देखिए थर्ड इसका जो एजम्पशन है, पहले आने वाले को, सर्विस जो पहले आता है
उसको पहले मिलेगी, जो बाद में आएगा उसको बाद में। यहाँ जो अपन ने पहले प्रायोरिटी वाली बात की थी वो यहाँ एक्सक्लूड करते हैं, वो इसका मतलब एक्सेप्शन है, वो अलग बात है, उनको हम यहाँ कंसिडर नहीं करते। सिस्टम ये कहता है, क्यों थ्योरी ये कहती है कि जो पहले आएगा पहले सर्विस प्राप्त करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फीफो मेथड लागू होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे अब ये है, जिस समग्र से ग्राहक आ रहे हैं, समग्र का मतलब यूनिवर्स, जहाँ से भी कस्टमर आ रहा है वह अनंत समय, अनंत समग्र है, समय नहीं है वर्ड, समग्र यानी यूनिवर्स, इनफाइनाइट यूनिवर्स, यानी कोई सर्विस प्राप्त करने वाला कहीं से भी पूरी दुनिया में कहीं से भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई जयपुर से ही आएगा, कि साहब जयपुर का है तो जयपुर से ही आएगा, दिल्ली वाला दिल्ली से, ऐसा नहीं है। इसमें इसकी मान्यता है, किसकी, क्यू थ्योरी की मान्यता है कि सर्विस प्राप्त करने वाला यूनिवर्स जहाँ से आता है वो इनफाइनाइट यूनिवर्स से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जिस समग्र से आगत आ रहे हैं, आगत का मतलब कोई कस्टमर आ रहे हैं, जिस समग्र से आगत आ रहे हैं वह अनंत समग्र है, यानी जिस एरिया से, जिस यूनिवर्स से, जिस जगह से कस्टमर सेवा प्राप्त करने आ रहा है, वो जो एरिया है वो इनफिनाइट है, कहीं से भी कोई व्यक्ति आ सकता है। नेक्स्ट है, कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र में आने के बाद, सेवा प्राप्ति के बाद ही जाता है। यहाँ बाल्किंग वाला सिस्टम नहीं है, बाल्किंग वाला नहीं है कि आके भाग जाएगा। जो सिस्टम में एक बार ग्राहक आ गया, लाइन छोड़ के नहीं जाएगा, रीजनिंग भी नहीं होगा वह एक बार लाइन में लग गया तो लाइन सर्विस लेके ही जाएगा, ये मान के चलेंगे। यहाँ कतार एक ही होती है। देखिए इसमें सिस्टम में तो उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अपन जो यहाँ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकली एक कतार वाले ही करेंगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगमन दर का मान सेवा दर के मान से छोटा, ये मैंने पहले बता दिया आपको, एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ भी लिखी है, इसके एजम्पशन में भी है कि जो अराइवल रेट है इट विल ऑलवेज लेस देन सर्विस रेट। आगमन दर का मान सेवा दर के मान से छोटा होता है, ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं अंडरलाइन कर दिया है मैंने। जिस ग्राहक जिस स्थान पर प्रतीक्षा करते हैं वह अपरिमित है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ग्राहक आ गए, कस्टमर आ गए, तो ऐसा नहीं कि उनको कस्टमर को खड़े होने की जगह ही नहीं है, वो जगह उतने सफिशिएंट, जितने भी कस्टमर आएंगे उनको लाइन में लगने की प्रॉपर जगह होगी। ऐसा नहीं कि लाइन में लगने की जगह नहीं हो और सब वो बाहर ही खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है। ये मान के चलते हैं जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर जितनी जगह हैं अराइवल्स के लिए पूरी जगह है, कितने भी ग्राहक आएंगे लाइन में लग सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैंने इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें बता दी हैं, जिन पर मैंने जी लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें भी हैं ये टेक्निकल, इनको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद समझ में आएगा। पहली बार सुन रहे होगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। 2-3 बार वीडियो को सुने, बैक कर, यदि कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके और फिर सुने तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थ्योरी जितना समझोगे उतना ही प्रैक्टिकल बेटर तरीके से समझ पाओगे। आज इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।